हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है संविधानवाद, अर्थ, विशेषता और सीमाएं। संविधानवाद का अर्थ। संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसका संचालन उन विधियों और नियमों द्वारा होता है जो संविधान में वर्णित होते हैं। इसमें निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं होती है और शासन संचालन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है। संविधान और संवैधानिक सरकार संविधानवाद का आधार स्तंभ है। संविधानवाद उसी राजनीतिक व्यवस्था में संभव है जहाँ संविधान हो और शासन संविधान के नियमों के अनुसार ही होता हो। तो संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें क्या होगा कि जिसका संचालन विधियों और नियमों द्वारा होता है, उन विधियों और नियमों द्वारा होता है जो संविधान में वर्णित होता है। उसके बाद हो गया संविधान। संविधान उन कानूनों या नियमों का संग्रह है जो सरकार के कार्यों, उद्देश्यों, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों, नागरिकों के पारस्परिक संबंधों, नागरिकों के सरकार के साथ संबंधों की व्याख्या करता है संविधान। उसके बाद हो गया संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार वह होती है जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार संगठित, सीमित और नियंत्रित हो तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के स्थान पर केवल विधि के अनुसार कार्य करती हो। संवैधानिक सरकार। तो संविधानवाद के लिए क्या आवश्यक है? संविधान और दूसरा शासन, संविधान या संवैधानिक सरकार। संविधानवाद की डेफिनेशन दी है पिनॉक और स्मिथ के अनुसार। संविधानवाद केवल प्रक्रिया तथा तथ्यों का ही मामला नहीं है बल्कि राजनीतिक शक्तियों के संगठनों का प्रभावशाली नियंत्रण भी है एवं प्रतिनिधित्व, प्राचीन परंपराओं तथा भविष्य की आशाओं का प्रतीक है। J.S. राउसेक के अनुसार धारणा के रूप में संविधानवाद का अभिप्राय है कि यह अनिवार्य रूप से सीमित सरकार तथा शासन के रूप में नियंत्रण की एक व्यवस्था है। उसके बाद हो गया संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। पर फर्स्ट हो गया परिभाषा की दृष्टि से अंतर। संविधान एक संगठन का प्रतीक होता है तथा संविधानवाद एक विचारधारा का, जिसमें राष्ट्र के मूल्य, विश्वास तथा राजनीतिक आदर्श शामिल होते हैं। संविधान एक ऐसा संगठन है जिसमें सरकार और शासितों के संबंधों को निर्धारित किया जाता है। दूसरा हो गया प्रकृति की दृष्टि से अंतर। प्रकृति की दृष्टि से संविधान एक साधन प्रधान धारणा है और संविधानवाद एक साध्य प्रधान धारणा है। संविधानवाद राजनीतिक समाज के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्था है। यह हर समाज के गंतव्यों को प्राप्त करने की संविधान रूपी साधन द्वारा चेष्टा करता है। इस तरह संविधान वह साधन है जो राजनीतिक समाज के लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करके संविधानवाद की स्थापना करता है। देन हो गया उत्पत्ति की दृष्टि से। संविधान का निर्माण किया जाता है जबकि संविधानवाद विकास की लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है। यदि ब्रिटेन का जो संविधान है परंपराओं पर आधारित, वो अलिखित होने के कारण इसका अपवाद है। देन हो गया क्षेत्र की दृष्टि से संविधान और संविधानवाद में अंतर। क्षेत्र की दृष्टि से संविधान एक अपवर्ड एक्सक्लूसिव और तथा संविधानवाद एक अंतर्भूतकारी इंक्लूसिव धारणा है। संविधान तो कई देशों में यदि उनकी संस्कृति समान है तो एक पाया जा सकता है, लेकिन संविधान हर देश का अलग अलग होता है क्योंकि इसमें वर्णित अधिकार, कर्तव्य, शासक शासितों के संबंध प्रत्येक देश के राजनीतिक समाज में अलग अलग ढंग के होते हैं। यदि भी कई देशों में संविधानों में भी समानता का लक्षण दिखाई देता है, लेकिन यह लक्षण मात्रात्मक होता है, गुणात्मक नहीं। इस प्रकार संविधान एवं संविधानवाद में गहरा अंतर है। एक संगठन का प्रतीक है तो दूसरा विचारधारा का, एक सीमित धारणा है तो दूसरी विस्तृत। अब हो गया संविधानवाद का आधार, फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। राजनीतिक समाज के लोगों में पाई जाने वाली मतैक्य की भावना ही संविधानवाद का आधार है। यह मतैक्य इतना ठोस और व्यापक होता है कि राजनीतिक शक्ति को जनता के ऊपर आजमाने में कोई आवश्यकता नहीं है। यह मतैक्य विरोध और सहमति के बीच में होता है। सामान्य परिस्थितियों में जनता शासक वर्ग की हर आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझती है और संविधान के आदर्शों को प्राप्त करने में शासक वर्ग को पूरा सहयोग देती है। यह मतैक्य जितना अधिक विरोध के बजाय सहमति
के नजदीक होगा, उतनी ही अधिक संविधानवाद में ठोसता व व्यवहारिकता का गुण होगा। यही मतैक्य संविधानवाद की आवश्यक शर्त भी है और आवश्यकता भी है। विलियम जी एंड्रूज के अनुसार यह मतैक्य 4 प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट हो गया संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं पर मतैक्य। यदि नागरिक यह महसूस करते हैं कि सरकार उनके हितों के विरुद्ध कार्य कर रही है तो वे सरकार का विरोध करने में कोई देर नहीं करते। इससे विद्रोह या क्रांति की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ऐसी संविधानवाद के विपरीत होती है। इसी कारण संविधानवाद के लिए जनता का सरकार व उसकी नीतियों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। दूसरा हो गया सरकार के आधार के रूप में विधि शासन की आवश्यकता पर सहमति। जनता को सदैव यह विश्वास होना चाहिए कि सरकार या शासन कानून द्वारा ही चलाया जा रहा है और शासक वर्ग विधि के शासन की उपेक्षा नहीं कर रहा है। जनता का यही विश्वास आपातकाल में शासक वर्ग को संविधानवाद से छूट देकर लाभ पहुंचाता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इटली में मुसोलिनी व जर्मनी में हिटलर को इसी छूट का लाभ मिला था। तीसरा हो गया समाज के सामान्य उद्देश्यों पर सहमति। राजनीतिक समाज के लोगों में सामान्य उद्देश्यों पर सहमति का अभाव राजनीतिक व्यवस्था में तनाव व खिंचाव उत्पन्न करता है। इससे दूसरे क्षेत्रों में मतैक्य के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। सामान्य उद्देश्यों पर असहमति की स्थिति संपूर्ण संवैधानिक ढांचे को नष्ट कर सकती है। इसलिए संविधानवाद के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक समाज के लोगों में समाज के सामान्य उद्देश्यों पर सहमति बनी रहे। चौथा हो गया गौण लक्ष्यों एवं विशिष्ट नीति प्रश्नों पर सहमति। संविधानवाद के भवन को धराशायी होने से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक समाज में लोगों में गौण लक्ष्यों और विशिष्ट नीति प्रश्नों पर सहमति बनी रहे। विशिष्ट नीति प्रश्नों पर सहमति के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकती है। संविधानवाद रूपी भवन को गिरा सकती है। यह सहमति अधिक आवश्यक न होते हुए भी संविधानवाद की ठोसता के लिए जरूरी है। उसके बाद हो गया संविधानवाद के तत्व। संविधानवाद के निम्नलिखित तत्व हैं। फर्स्ट हो गया संविधान अपरिहार्य संस्थाओं के अभिव्यक्ति के रूप में। कोई भी संविधान चाहे वह लिखित हो या अलिखित अपनी अपरिहार्य संस्थाओं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की व्याख्या आवश्यक करता है। यदि संविधान में इन संस्थाओं और इनके अधिकार क्षेत्रों की स्पष्ट व्याख्या नहीं होगी तो संविधानवाद की कल्पना करना असंभव है। तो इनकी व्याख्या होना संविधान में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अपरिहार्य है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। इनकी स्पष्ट व्याख्या करना कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। संविधान में इन संस्थाओं के अधिकारों व शक्तियों के साथ साथ इनके पारस्परिक संबंधों की व्याख्या होना जरूरी है। यही संविधानवाद की प्रमुख मांग है। यदि इन संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या न की गई हो तो सदैव शासक वर्ग या नौकरशाही तंत्र के निरंकुश होने के आसार बने रहते हैं। अतः संविधानवाद के लिए प्रत्येक संविधान में चाहे वह लिखित हो या अलिखित उसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के गठन, शक्तियों और उनके पारस्परिक संबंधों की स्पष्ट व्याख्या संविधान के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये संस्थाएं राज्य के लिए अपरिहार्य संस्थाएं हैं। दूसरा हो गया संविधान राजनीतिक शक्ति के प्रतिबंधक के रूप में। प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाने के लिए उन पर कुछ प्रतिबंधों की व्यवस्था का होना भी संविधानवाद की आधारशिला है। प्रत्येक लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के संविधान में कुछ उपाय किए जाते हैं कि शासन या सरकार हर समय नियंत्रित रहते हुए अपनी शक्तियों को जनहित में उपयोग किए हैं। इससे शासक वर्ग की स्वेच्छाचारिता का फल जनता को नहीं भोगना पड़ता है। लोकतांत्रिक राज्य में ये प्रतिबंध विधि का शासन, मौलिक अधिकार, शक्तियों का पृथक्करण तथा परंपराएं व सामाजिक बहुलवाद आदि के रूप में होते हैं। जब राज्य का शासन कानून के अनुसार चलाया जाएगा और नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होगा तो संविधानवाद को हिलाने वाला कोई नहीं हो सकता है। उसके बाद हो गया तीसरा संविधान विकास के निर्देशक के रूप में। संविधान में विकास का गुण भी होना चाहिए। वर्तमान में प्रभावी शक्ति
बने रहने से वह भविष्य के प्रति उदासीन बन सकता है। इसलिए उसमें गतिशीलता तथा लोचशीलता का प्रमुख गुण भी होना चाहिए। समय व परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक समाज के मूल्यों, आदर्शों, मान्यताओं आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। पुराने राजनीतिक मूल्यों व आदर्शों का स्थान नए मूल्य व आदर्श लेने के लिए तैयार रहते हैं। केवल उन्हें राजनीतिक समाज की अनुमति की प्रतिज्ञा होती है। इसलिए प्रत्येक देश के संविधान में नवीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन परिवर्तित व संबंधित मूल्यों को ग्रहण करने की क्षमता का होना आवश्यक है। यदि कोई भी संविधान भावी विकास की योजना की उपेक्षा करता है तो वह राजनीतिक समाज की समानुभूति खो देता है और क्रांति का शिकार हो जाता है। गतिशीलता को प्राप्त संविधान समाज के सामान्य व गौण उद्देश्यों को प्राप्त करने के बजाय उसमें भाषक बनकर राजनीतिक व सामाजिक विकास का मार्ग अवरुद्ध करता है। इसलिए संविधान को राजनीतिक समाज की बदलती हुई मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए ताकि संविधानवाद की व्यावहारिकता बनी रहे। हो गया संविधानवाद की विशेषताएं। संविधानवाद की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रमुख विशेषताएं। फर्स्ट हो गया संविधान एक गत्यात्मक अवधारणा है। गतिशीलता संविधानवाद का प्रमुख गुण है। इसी कारण संविधानवाद विकास का सूचक होता है, विकास में बाधक नहीं। समय व परिस्थिति के अनुसार समाज के मूल्य व आदर्शों के बदलने के कारण संविधानवाद को भी अपनी प्रकृति को बदलना पड़ता है। यदि यही संविधानवाद का गत्यात्मकता का आधार है। संविधान व समाज के मूल्यों व आदर्शों की स्थापना व प्राप्त करने के साथ साथ नए मूल्यों पर समाज की भविष्य की आकांक्षाओं के प्रति गंभीर होता है। यदि संविधानवाद लोचशीलता तथा परिवर्तनशीलता के गुण से ही होगा तो संविधानवाद की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे संविधानवाद के दिन जल्दी ही लग जाएंगे और वह विनिष्ट हो जाएगा। अतः संविधानवाद का गुण गतिशीलता और संविधानवाद एक गत्यात्मक अवधारणा है। उसके बाद हो गया संविधानवाद मूल्यों पर आधारित अवधारणा है। संविधानवाद का संबंध इन आदर्शों से होता है जो किसी राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, राष्ट्रवाद का आधार होते हैं। संविधानवाद उन विश्वासों, राजनीतिक आदर्शों व मूल्यों की तरफ इशारा करता है जो प्रत्येक नागरिक को बहुत प्रिय होते हैं। अभिजन वर्ग के बाद समाज का बुद्धिजीवी वर्ग इसको जनता तक पहुंचाता है। सामाजिक स्वीकृति होने पर ये मूल्य संविधान का आदर्श बनते हैं और संविधानवाद को मूल्यों से युक्त करता है। उन मूल्यों की रक्षा के लिए नागरिक हर बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। जिन मूल्यों को समाज द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है वे मूल्य संविधानवाद से दूर हट जाते हैं। सामाजिक स्वीकृति के बाद ही ये मूल्य राष्ट्र दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंचते हैं और संविधानवाद मूल्य युक्त अवधारणा है। देन हो गया संविधानवाद संस्कृति संबद्ध अवधारणा है। मूल्य किसी भी राजनीतिक समाज की संस्कृति का अंग होते हैं। प्रत्येक देश के मूल्य व आदर्श उस देश की स्वीकृति की उपज होते हैं। उनका विकास भी राजनीतिक संस्कृति के विकास पर ही निर्भर करता है। संविधानवाद भी इन्हीं मूल्यों और आदर्शों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। यद्यपि राजनीतिक समाज की संस्कृति में विविधता का गुण भी पाया जाता है, परंतु संविधानवाद एक समन्वयकारी शक्ति के रूप में सभी विरोधों में सामंजस्य स्थापित करके उन्हें अपने देश की संस्कृति का अंग बना देता है। इसी तरह प्रत्येक देश की संस्कृति से ही संविधानवाद अपना विकास करता है। चौथा हो गया संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। संविधान नागरिक समाज के मूल्यों, आदर्शों का प्रतिबिंब होता है। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। प्रतिबंधों की व्यवस्था के कारण जनता का संविधान में गहरा विश्वास होता है। यदि विश्वास व लगाव संविधानवाद का भी आधार है। यदि संविधान और संविधानवाद में साम्य नहीं होगा तो राजनीतिक उथल-पुथल की घटनाएं शुरू हो सकती हैं और देश में अराजकता का माहौल पैदा हो सकता है। इसलिए संविधानवाद को बचाने वाले कोई नहीं हो सकता है। ऐसी संभावना असामान्य स्थिति में होती है, सामान्य स्थिति में नहीं। इसलिए संविधानवाद को संविधान पर आश्रित रहना पड़ता है। इसी से संविधानवाद व्यावहारिकता को गुण प्राप्त करता है। उसके बाद अब हो गया संविधानवाद की उत्पत्ति और विकास।
यूनानी नगर राज्यों के जन्म से वर्तमान अवस्था तक संविधानवाद के विकास को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। फर्स्ट हो गया यूनानी संविधानवाद। संविधान की उत्पत्ति सबसे पहले यूनान के एथेंस नगर में हुई थी। सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिकों ने ही राज्य के रूप में कार्यों और उद्देश्यों पर विचार करते हुए राज्य के विभिन्न रूपों में अंतर किया। उन्होंने विवेकपूर्ण ढंग से संवैधानिक शासन पर विचार किया और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने वाली राज्य की शक्ति पर मनन किया। प्लेटो ने संवैधानिक शासन के बारे में कहा कि संवैधानिक शासन शासक की इच्छा से नहीं नियमानुसार संचालित होता है। प्लेटो की तरह अरस्तु ने भी संविधानवाद के तत्वों, सार्वजनिक हित, सामान्य कानूनों का शासन, सहमति का आधार आदि पर अपने विचार दिए। अरस्तु की दृष्टि में अच्छी नागरिकता की कसौटी संविधान का पालन करना था। यूनानी विचारकों ने संविधान का पालन कराने के लिए शिक्षा पर बहुत जोर दिया ताकि राज्य को अराजकता से बचाया जा सके। यूनानी नगर राज्यों में संविधान का पालन अनिवार्य रूप से किया जाता था। आज भी यूनानी संविधानवाद का प्रभाव कानून की सर्वोच्चता के रूप में विद्यमान है, लेकिन यूनानी संविधानवाद का सबसे बड़ा दोष उसमें गतिशीलता व परिवर्तनशीलता का अभाव था। इसी कारण वह संविधानवाद समाप्त हो गया, लेकिन उसका राजनीतिक आदर्श आज भी जीवित है। दूसरा हो गया रोमन संविधानवाद। यूनानी नगर राज्यों के पतन के बाद रोम के महान साम्राज्य की स्थापना के बाद रोम में सरकार के उपकरण के रूप में संविधान का जन्म हुआ। यह संविधान दृष्टांतों, मानव स्मृतियों, राज्य के विशेषज्ञों के कथन, रीति रिवाजों पर आधारित सरकार का कानून था। रोमन संविधानवाद के कानून के शासन के रूप में विख्यात है। उन्होंने सामान्य और संविधानवाद कानूनों में अंतर किया। उनका अंतर्राष्ट्रीय सत्ता में भी विश्वास था। उन्होंने यह भी सिद्धांत दिया कि कानूनी शक्ति का स्रोत जनता ही है। जब रोमन गणतंत्र का पतन हुआ तो संविधानवाद भी विनाश की ओर चल पड़ा। कानून का संहिताकरण और उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत रोमन संविधानवाद की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो आधुनिक संविधानवाद का प्रमुख आधार है। संविधानवाद है। उसके बाद हो गया मध्यकाल में संविधानवाद। रोमन साम्राज्य के नष्ट होने के बाद यूरोप में सामंतवाद का प्रादुर्भाव हुआ। इस युग में चर्च की सर्वोच्च धार्मिक सत्ता थी। उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी था। इससे संविधानवाद का मार्ग अवरुद्ध हो गया। लेकिन आगे चलकर सामंतवाद की बुराइयों का अंत हुआ और दैवीय सत्ता के स्थल पर स्वेच्छाकारी राजतंत्र तथा वैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन में केंद्रीकरण की प्रगति ने सामंतवाद की बुराइयों को नष्ट कर दिया और वहां संविधानवाद के लक्षण प्रकट होने लगे। ब्रिटेन में राजा के दैवीय अधिकारों के स्थान पर संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत पनपने लगा। इस युग में लोकप्रिय संप्रभु के सिद्धांत, सर्वव्यापी कानून, प्रतिनिधि लोकतंत्रवाद की अवधारणा का उदय हुआ। पैडुआ द मार्सिलियो की ने कहा कि जनता ईश्वर की आवाज है। इंग्लैंड और फ्रांस में संविधानवाद की दो दिशाएं, राष्ट्रवाद और प्रतिनिधि लोकतंत्रवाद का उदय हुआ। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना ने निरंकुश राजतंत्र पर प्रहार किया। संविधानवाद का नया अध्याय यहीं से शुरू हुआ था। मध्यकालीन संविधानवाद से क्या हुआ कि संविधानवाद का नया अध्याय यहीं से शुरू हुआ। पुनर्जागरण और संविधानवाद। पुनर्जागरण काल में इटली और जर्मनी में संविधानवाद का मार्ग अवरुद्ध हो गया। इटली में मैकियावेली ने द प्रिंस पुस्तक में राजनीति को नैतिक नियमों से अलग कर दिया। यूरोप में सामंतवाद के पतन के बाद एकीकरण करने वाली शक्ति राजा ही था। इस काल में केवल इंग्लैंड एक ऐसा देश था जहाँ संविधानवाद का विकास हुआ। 1688 की जो शानदार क्रांति के बाद इंग्लैंड के निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई। इस युग में इंग्लैंड में मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री की संस्थाओं का जन्म हुआ। 1742 में PM वालपोल ने अविश्वास मत के कारण अपना पद छोड़ दिया। इससे इस सिद्धांत की स्थापना हो गई कि
मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री अपने पद पर उसी समय तक रह सकते हैं जब तक उन्हें लोक सदन का विश्वास हासिल हो। इंग्लैंड में कानून के शासन की स्थापना ने संविधानवाद का नया अध्याय शुरू किया। इसी युग में यूएसए व फ्रांसीसी क्रांतियों ने लोकतंत्रीय सिद्धांतों को जन्म दिया। अमेरिका का ने स्वतंत्रता का नारा दिया, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। वास्तव में आधुनिक संविधानवाद का जन्म यही से हुआ। फ्रांस और यूएसए की जो क्रांति हुई उससे ही। उसके बाद हो गया औद्योगिक क्रांति से प्रथम विश्व युद्ध तक संविधानवाद। इस क्रांति के कारण पूंजीवादी वर्ग ने शासन पर कब्जा करके कानूनों का प्रयोग मनमाने तरीके से करना शुरू कर दिया। पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि हुई और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की भावना भी बढ़ी। पूंजीवाद ने श्रमिकों के आंदोलन को जन्म दिया। 1848 में मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में श्रमिकों की एकता के लिए कहा गया। इसका संविधानवाद के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ा। पूंजीपतियों ने निरंकुश सत्ता के स्थान पर संवैधानिक सत्ता के प्रयास शुरू कर दिए। मध्यम वर्ग को मताधिकार प्राप्त हो गया और राष्ट्रवादी दलों के संगठन के कारण राष्ट्रवाद व संवैधानिक सुधारों का विकास हुआ। इटली तथा जर्मनी में एकीकरण आंदोलनों का विकास हुआ। 1859 में एकीकृत इटली का संविधान बना। ऑस्ट्रेलिया व हंगरी में 1869 में नए संविधान बने। फ्रांस में 1875 में तृतीय गणतंत्र की स्थापना हुई। इस तरह संविधानवाद का सीमित विकास हुआ। 1874 में स्विट्जरलैंड में आधुनिक ढंग से संविधान का निर्माण हुआ, जो आज भी प्रचलित है। इसमें जनमत संग्रह की व्यवस्था द्वारा जनता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। संविधानवाद में नई प्रवृत्तियों का विकास हुआ और संविधानवाद में आधुनिकता के तत्वों का समावेश होता गया। प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध तक संविधानवाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संविधानवाद का विकास नए ढंग से हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संविधानवाद यूरोपीय सीमाओं को लांघकर सार्वभौमिकता की तरफ बढ़ने लगा। युद्ध के बाद सभी देशों ने लोकतंत्रीय संविधानों का निर्माण हुआ। सभी देशों ने लोकतंत्र संविधान का निर्माण लागू किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ने संविधानवाद के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान जर्मनी में नाजीवाद तथा इटली में फांसीवाद के उदय ने संविधानवाद को गहरी क्षति भी पहुंचाई। इसी तरह रूस में साम्यवाद का प्रादुर्भाव नए संविधानवाद के लोकतंत्रीय सिद्धांतों का त्याग कर दिया। 1936 में स्पेन में जनरल फ्रांको ने भी प्रचलित गणतंत्रात्मक संविधान का उल्लंघन कर दिया। इस स्थिति में बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क और चेकोस्लोवाकिया आदि राज्यों ने अपनी संसदीय व्यवस्था की बड़ी मुश्किल से रक्षा किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधानवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धुरी शक्तियों का अंत हुआ और संविधानवाद का मार्ग अवरुद्ध करने की उनमें कोई शक्ति नहीं रही। लेकिन इसके बाद संविधानवाद का साम्यवादी प्रतिमान उभरने लगा। अनेक देशों ने सोवियत संघ के मार्गदर्शन में साम्यवादी सरकारों की स्थापना लंबे समय तक संविधानवाद साम्यवादी तरीके से किया। उधर यूएसए के झंडे तले पाश्चात्य संविधानवाद का पाश्चात्य प्रतिमान लागू करने के प्रयास जारी रहे। नवोदित तृतीय विश्व के राष्ट्रों ने संविधानवाद का नया प्रतिमान विकसित किया। इस तरह संविधानवाद के नए नए प्रतिमान उभरे। उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद की पकड़ ढीली होने से स्वतंत्र राष्ट्रों ने अपने अपने संविधान बनाने आरंभ कर दिए। 1947 में भारत ने ब्रिटेन से औपनिवेशिक स्वतंत्रता प्राप्त करके 1950 में अपना प्रजातांत्रिक संविधान लागू किया। 1949 में चीनी क्रांति के बाद माओ के नेतृत्व में चीन में जनवादी गणतंत्र की स्थापना हुई। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूएनओ की स्थापना ने संविधानवाद की रक्षा के प्रयास किए। अनेक राष्ट्रों की संस्था के रूप में यूएनओ का चार्टर सभी राष्ट्रों के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आदर्श के रूप में कार्यरत हैं। अब हो गए संविधानवाद की समस्याएं या सीमाएं। फर्स्ट हो गया युद्ध। संविधानवाद की प्रमुख सीमा यह है कि इसे शांतिकाल में ही लागू किया जा सकता है और विकास किया जा सकता है। युद्ध चाहे युद्ध के रूप में हो, दो देशों के मध्य इसे कायम रखना असंभव व कठिन दोनों होता है। युद्ध के वातावरण में संवैधानिक अधिकारों व आदर्शों का महत्व शून्य हो जाता है। इसमें नागरिकों
के मौलिक अधिकार अस्थायी व अस्थायी तौर पर स्थगित हो जाते हैं और संवैधानिक सरकार भी संविधान के विपरीत कार्य करने को बाध्य हो जाती है। इसलिए संविधानवाद जैसी वस्तु का अस्तित्व नष्ट होने लगता है। यद्यपि यह जरूरी नहीं है कि युद्ध काल में संविधानवाद पूरी तरह नष्ट हो जाए। यदि जनता स्वयं सरकार को अपने अधिकारों और सुविधाओं को कम करने की अनुमति दे या सरकार के गृह युद्धकालीन कार्यों का समर्थन करती तो संविधानवाद को बचाने में मदद मिल सकती है। दूसरा हो गया संविधानवाद की सीमाएं। ये निरंकुशतावाद, डिक्टेटरशिप। निरंकुशतावाद और संविधानवाद में विपरीत संबंध है। निरंकुशतावाद का रूप चाहे फांसीवाद हो, नाजीवाद हो, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही हो, सैनिकवाद शासन हो, किसी को भी संविधानवाद का मित्र नहीं कहा जा सकता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद ताकतों ने संविधानवाद को जो क्षति पहुंचाई, उससे निरंकुशतावाद को किसी रूप में भी संविधानवाद के अनुकूल नहीं माना जा सकता। निरंकुश शासन का संचालन संविधान के नियमों के अनुसार न करके अपनी इच्छानुसार स्वार्थ सिद्धि के लिए ही करता है। इसमें जनभावना के बजाय शासक भावना की कदर की जाती है। इसलिए निरंकुशतावाद संविधान की प्रमुख सीमा है। बाद हो गए संविधान और संवैधानिक सरकार द्वारा प्रदान अत्यधिक छूटें। जिन देशों में के लोगों को आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रताएं और दूसरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वहां पर नागरिक कई प्रकार उनका अनुचित फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। जिन देशों में प्रेस की स्वतंत्रता अधिक दी जाती है, वहां पर प्रेस कई बार अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके सरकार विरोधी वक्तव्य जारी करती रहती है। इससे सरकार के खिलाफ एक ऐसा जनमत तैयार हो जाता है कि सरकार के सामने दो ही विकल्प शेष रह जाते हैं, या तो वो अपना पद छोड़ दे या सरकार विरोधी तत्वों को सख्ती से कुचल दे। इससे सरकार के सामने संवैधानिक संकट व निरंकुशतावाद दोनों की समस्या पैदा होती है। संवैधानिक शासन का स्थगन, पोस्टपोनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कई बार आपात स्थिति में अस्थायी रूप से संवैधानिक शासन को स्थगित कर दिया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के शासक या सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं और अधिकारों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है और युद्धकाल होने या आपातकालीन स्थिति टल जाने पर उन्हें फिर उसी स्थिति में लौटा दिया जाता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि आपातकाल में नागरिकों के आपातकाल में प्राप्त अधिकारों को शासक वर्ग फिर से विकेंद्रित कर दे। अब हो गए संविधानवाद की समस्याओं का निराकरण। संविधानवाद की प्रमुख समस्याओं को निम्नलिखित तरीके हैं समस्याओं के समाधान के। फर्स्ट हो गया, सरकार को हर अवस्था में संविधान के आदर्शों व मूल्यों की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे संवैधानिक आदर्शों को हानि पहुंचती है। वो राज्य और सरकार को अराजकता की स्थिति से निपटने में सक्षम होना चाहिए। यदि सरकार अराजकता से निपटने में अक्षम रहती है तो वह कभी भी संविधानवाद की रक्षा नहीं कर सकेगी। उसे अराजकता की स्थिति से निपटने के लिए प्रभुसत्तात्मक शक्तियों अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए ताकि अराजकता उत्पन्न करने वाली ताकत का सफाया किया जा सके। तीसरा हो गया, राजनीतिक दलों को लोगों की राजनीतिक शिक्षा देने का अपना उत्तरदायित्व पूरा करना चाहिए ताकि लोगों में जागृति आए। वह न तो कोई असंवैधानिक कार्य करे और न दूसरे को करने की अनुमति दे। संविधानवाद के लिए शिक्षित व राजनीतिक रूप से जागरूक जनता से बढ़कर कोई दूसरा अस्त्र नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का विकास करके भी संविधानवाद का विकास किया जा सकता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने निरंकुशतावादी ताकतों पर जो दबाव बनाया वह संविधानवाद के रक्षक के रूप में कार्यरत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया संविधानवाद की विशेषताओं, संविधानवाद के अर्थ, विशेषताएं और उसके तत्व और उसके आधार और संविधानवाद का जो विकास उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।